Am I audible to all of you? Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay. So in the previous lecture, we had discussed about the distribution factor and pitch factor. And so today we are going to discuss about the EMF equation of an alternator. Okay. EMF equation of an alternator. So पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ टर्म्स है, जैसे कि Z। तो Z क्या होता है? Z होता है नंबर ऑफ कंडक्टर और कॉइल साइज। ओके, कॉइल साइज इन सीरीज फॉर नंबर ऑफ कंडक्टर, मतलब सिंगलटन कॉइल के लिए, एक कॉइल के लिए दो साइड्स होता है, दो साइड मतलब दो कंडक्टर, ठीक है। और एक यहाँ पर एक हमारे आर्मेचर का जो कॉइल है, एक फेज का जो कॉइल होता है, हम जानते हैं उस पे कनेक्ट रहता है, ठीक है। और उस कॉइल का जो दोनों साइड मिलकर जो टोटल साइड्स होगा, वही हमारा नंबर ऑफ कंडक्टर। तो Z यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ कंडक्टर और कॉइल्स है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है? फाई। फाई किसे कहते हैं? हम जानते हैं फाई क्या होता है? फ्लक्स पर पोल का जो यूनिट होता है क्या होता है? वेबर। वेबर। नेक्स्ट P, नंबर ऑफ रोटर पोल्स, नंबर ऑफ रोटर पोल्स। एंड N, N क्या होता है? रोटर स्पीड इन RPM, रेवोल्यूशन पर मिनट। ओके ओके, तो देखो अब इन वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में ईच स्टेटर कंडक्टर कितना फ्लक्स को कट करेगा एक रेवोल्यूशन में? इन वन रेवोल्यूशन, वन रेवोल्यूशन मीन्स कितना सेकंड होगा? एक रेवोल्यूशन का मतलब कितना सेकंड है? रेवोल्यूशन पर मिनट मतलब कितना है? एक मिनट में जितना रेवोल्यूशन होता है उसको हम आरपीएम कहते हैं। तो यहाँ पर एक मिनट में
n रेवोल्यूशन होगा, ठीक है, उसको हम स्पीड कहते हैं। तो इन 1 रेवोल्यूशन दैट मीन्स n रेवोल्यूशन के लिए अगर 1 मिनट टाइम लगेगा, 1 मिनट में अगर n रेवोल्यूशन होगा, 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, तो 1 रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा? 60 बाई n सेकेंड। तो each stator conductor स्टेटर में तो बहुत सारा कंडक्टर है, हम एक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ईच स्टेटर कंडक्टर इज कट बाय, कितना फ्लक्स को कट करेगा बताओ तो? एक रेवोल्यूशन, एक बार घूम रहा है, एक कंडक्टर एक बार घूम रहा है, एक बार घूमने से कितना फ्लक्स को कट करेगा? हर एक पोल का फ्लक्स कितना है? 5 है। एक पोल के लिए फ्लक्स कितना है? 5 फ्लक्स पर पोल। यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स कितना है? p है। तो टोटल फ्लक्स यहाँ पर कितना होगा? p5। तो एक रेवोल्यूशन में एक कंडक्टर p5 इतना फ्लक्स को काट करेगा, ठीक है। वेबर्स, ठीक है, p5 वेबर्स। सो एक रेवोल्यूशन में जितना फ्लक्स को कट कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? d5। d5 यहां पर क्या है? p5। d5 क्या है? इन 1 रेवोल्यूशन 1 कंडक्टर इज कट बाय p5 वेबर, ठीक है। जितना फ्लक्स को कट कर रहा है एक कंडक्टर एक रेवोल्यूशन में, उसको हम d5 कहते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है? इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में टाइम कितना लग रहा है? 60 बाई n। सो ये क्या होगा? ये हमारा dt होगा। dt यहाँ पर कितना है? 60 बाई n। ओके, नाउ एवरेज EMF पर फेज कितना होगा इन 1 कंडक्टर? इन 1 स्टेटर कंडक्टर, एक स्टेटर कंडक्टर में कितना EMF, कितना एवरेज EMF इंड्यूस्ड होगा? कितना एवरेज EMF इंड्यूस्ड? तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ हम जानते हैं कि इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है इंड्यूस्ड EMF? फैराडे का जो लॉ है, फैराडे का बताओ सर, एन डी फाइव बाई डी टी। d5 बाई dt। n क्यों हम लिखते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन यहाँ पर n तो नहीं है, हम सिंगल एक स्टेटर कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्टेटर कंडक्टर का एवरेज EMF पर फेज क्या होगा? d5 बाई dt। ओके, d5 बाई dt। तो यहाँ पर हमें d5 एंड dt का जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देना है। तो यहाँ पर देखो अब क्वेश्चन क्या बनता है। तो d5 मतलब d5 एंड dt क्या है? 60 बाई n। तो दैट्स इक्वल टू d5 n डिवाइडेड बाई 60 वोल्ट। ये जो इंड्यूस्ड EMF है ये एक कंडक्टर के लिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो d5 जो है एक कंडक्टर एक रेवोल्यूशन में कितना फ्लक्स को कट करेगा, के लिए टाइम कितना लेगा? 60 डिवाइडेड बाई n। तो एवरेज EMF पर फेज इन 1 कंडक्टर कितना होगा? p5n बाई 60 वोल्ट, ठीक है। अब आर्मेचर में या स्टेटर में नंबर ऑफ कंडक्टर कितना है? टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितना है?
देयर आर जेड कंडक्टर, क्योंकि हमने नंबर ऑफ कंडक्टर यहां पर लिया है एक फेज के लिए जेड। ये सब पर फेज हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक फेज, ठीक है। तो सिंस देयर आर जेड कंडक्टर्स in series per phase, okay, per phase. So average EMF पर फेज अब क्या होगा बताओ तो? एवरेज पर फेज टोटल एवरेज EMF क्या होगा? एक कंडक्टर के लिए P5N/60 है, तो यहां पर नंबर ऑफ कंडक्टर कितना है? Z है, और ये सारे के सारे कंडक्टर सीरीज में है, तो यहां पर एवरेज EMF पर फेज होगा P5N divided by 60 into number of conductor, okay, number of conductor। तो यहां पर आप इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, P5Z divided by 60 into 120F divided by 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं N इज इक्वल टू क्या होता है? 120F डिवाइडेड बाय T, तो हम जानते हैं, ठीक है। तो आप इक्वेशन को इस तरह से 60 120 क्या हो गया? 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 into F by Z वोल्ट, ओके। तो ये हो गया हमारा पर फेज एवरेज EMF, ओके। नाउ हमें तो RMS वैल्यू लेना है, तो RMS वैल्यू ऑफ EMF पर फेज इज इक्वल टू, बताओ तो RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू के रिलेशन क्या होता है? ये तुम लोग सर्किट थ्योरी में पढ़ चुके हो, क्या होता है? कोई बता सकते हो? एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो क्या होता है? तो हम क्या कहते हैं? RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू पर फेज, ठीक है। तो RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू रेशियो को हम क्या कहते हैं? फॉर्म फैक्टर्स। इसको हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं। वेरी गुड, फॉर्म फैक्टर, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं? फॉर्म फैक्टर। AC सर्किट में तुम लोग इससे पहले ये पढ़ चुके हैं। तो RMS वैल्यू of EMF per phase is equal to average value per phase into, अब बताओ तो साइनसॉइडल वेव के लिए फॉर्म फैक्टर कितना होता है?
फॉर्म या तो जो वोल्टेज जनरेट होगा वो तो साइन वेव होगा, तो फॉर्म फैक्टर कितना होता है और साइन वेव Sir, 1.11. 1.11। तो यहाँ पर फॉर्म फैक्टर 1.11, 1.11 से एवरेज वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आरएमएस वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एवरेज वैल्यू जो है कितना है 2f5z मल्टीप्लाइड बाय 1.11। ठीक है, तो यहाँ पर 2.22f5z, ये हो गया हमारा आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ पर फेज। ठीक है, अब इसको हम टर्न्स के टर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Z मतलब कितना टर्न होगा बताओ तो। Z मतलब कितना टर्न होगा? सर Z/2। Z मतलब क्या होगा? 2T होगा ना। यस सर। Z नंबर ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ टर्न। अगर एक टर्न होगा तो नंबर ऑफ कंडक्टर कितना रहता है? 2 रहता है। 2 टर्न होगा तो कितना कंडक्टर रहेगा? 4 कंडक्टर रहेगा, हमने तो देखा है। तो यहाँ पर 2T हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2T अगर लिखेंगे तो इक्वेशन तरह से बनेगा 4.44 f/2 T वोल्ट, f/5 इंटू T वोल्ट। ठीक है, ये क्या है? यह है RMS पर। ओके, तो हम यहाँ पर RMS पर फेज। ओके, तो ये वाला भी हम कर सकते हैं, वाला भी हम एक ही इक्वेशन है, यहाँ पर Z की जगह हम ओके। तो ये जो हमारा इक्वेशन है, ये RMS वैल्यू EMF का जो RMS वैल्यू, ये जो इक्वेशन है, ये एक बात याद रखना कि हमने एज्यूम कर लिया है कि ये जो हमारा कॉइल है, कॉइल हैव गॉट फुल पिच। ओके, फुल, and number 2, all the conductors are concentrated in one slot, in one stator slot। ठीक है, ये याद रखना। हमने एज्यूम कर लिया कि जो कॉइल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो कॉइल क्या है? फुल पिच कॉइल। एंड नंबर ऑफ कंडक्टर्स जो होता है यहाँ पर, जो वाइंडिंग होता है वो कौन सा वाइंडिंग होता है? कंसंट्रेट। तो कंसंट्रेट वाइंडिंग एंड फुल पिच। ठीक है, तब जो जनरेटेड वोल्टेज का जो इक्वेशन बनता है वो यही है। ठीक है, लेकिन हम तो जो कॉइल यूज करते हैं अल्टरनेटर के, एक्चुअल जो कॉइल यूज होता है वो कौन सा कॉइल यूज होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड। हम तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, शॉर्ट पिच एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को हम यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक्चुअल जनरेटेड वोल्टेज क्या हो, एक्चुअल वोल्टेज क्या हो वो हम देखेंगे। तो अब टेकिंग
the coil span factor. So coil span factor means pitch factor. So taking the coil span factor and distribution factor into account the actual generated voltage per phase is given. कितना होगा बताओ तो? अब ERMS पर फेज, और इसको EP भी लिख सकते हैं, EP भी लिख सकते हैं, ठीक है। ERMS पर फेज, ये RMS वैल्यू है, इसको हम E सफिक्स E भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? 4.44। अब देखो ये वाला जो हमारा जो इक्वेशन बना है, इसके साथ पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऐड हो जाए, ऐड नहीं मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, इसके साथ। तो अब इक्वेशन क्या बनेगा? 4.44 केसी भी लिख सकते हैं और केपी भी लिख सकते हैं, ठीक है। केबी एफ वाई टू पी और पीपी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 2.22 केसी इंटू केडी एफ वाई इंटू जेड, ये बोल्ड है बोल्ड। तो यहाँ पर फाइनली जो हमारा इक्वेशन बना है वो क्या है? ठीक है, ये दोनों सेम इक्वेशन है। यहाँ पर पी की जगह को हमने जेड, ठीक है, सेम इक्वेशन। तो इसको एक्चुअली क्या कहते हैं? इस कॉल्ड the complete EMF equation of an alternator, तो जब भी पिच फैक्टर या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को कंसीडर किया जाएगा तब ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो इक्वेशन बनता है इसको हम कंप्लीट EMF इक्वेशन कहते हैं। और ये इक्वेशन हम जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ये जो कंप्लीट EMF इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ही हम यूज करेंगे, ठीक है। सेम इक्वेशन है यहाँ पर। ये जो है ये क्या है? ये है हमारा जो जनरेटेड वोल्टेज होता है, ठीक है। जब हम कॉइल को फुल पिच एंड कंसंट्रेटेड कॉइल जब हम मान लेते हैं तब जो EMF वाला जो इक्वेशन बनता है वो यही है। लेकिन जो कंप्लीट EMF वाला इक्वेशन है वो क्या है? ये है, क्योंकि हमें तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एंड कॉइल स्पैन फैक्टर तो कंसीडर करना ही होगा, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगा इसको हम कंप्लीट EMF इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल जनरेटेड EMF का इक्वेशन, ओके। तो आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पहले एक न्यूमेरिकल
a three-phase 16-pole synchronous generator has star connected winding with 144 slots and 10 conductor per slot. Okay. 10 conductor per slot. The flux per pole is 0.03 Weber. Sinusoidally distributed and the speed is 375 RP. Okay. Now calculate number 1, the frequency, and number 2, line induced okay. Line induced yes. So अच्छी तरह से पढ़ो प्रॉब्लम को। देखो क्या कह रहा है, a three-phase 16-pole synchronous generator has star connected winding. वैसे स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग ही रहता है स्टेटर में, with 144 slots and 10 conductor per slot. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्लॉट कितना है 144 एंड पर स्लॉट नंबर ऑफ कंडक्टर कितना है 10. यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट क्या है, द फ्लक्स पर पोल इज 0.03 वेबर. फाई का वैल्यू दिया गया है एंड साइनोसाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, एंड द स्पीड इज 375 आर. मोटर का जो स्पीड है कितना है 375 रेवोल्यूशन पर. ओके, सो कैलकुलेट नंबर 1, क्या कैलकुलेट करना होगा, फ्रीक्वेंसी एंड लाइन इंड्यूस्ड. ओके, तो ठीक है, चलो देखते हैं. वैसे बहुत इजी सा प्रॉब्लम है. पहला पॉइंट को देख लेते हैं. पहला पॉइंट क्या है, फ्रीक्वेंसी. तो हमारे यहाँ पर लाइन फ्रीक्वेंसी है एफ का वैल्यू क्या होगा हम जानते हैं, एन पी डिवाइडेड बाई 20. तो यहाँ पर कौन सा एन होगा,
ये जो n है ये कौन सा n है? सिंक्रोनस स्पीड सर। सिंक्रोनस स्पीड होगा, ठीक है, nsp/100। तो अब यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड कितना है? 375 आरपीएम। एक्चुअली क्या होता है, हम तो जानते हैं ऑल्टरनेटर क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड पे ही घूमता है। इससे पहले हमने देखा था ऑल्टरनेटर सिंक्रोनस स्पीड में ही घूमता है, तो इसको सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं। तो यहाँ पर एनएस का वैल्यू दिया गया है 735 आरपीएम। तो इसको यहाँ पर पुट कर दो 375। अच्छा, यहाँ पर इवन डेटा में लिख लो, डेटा जो दिया गया है, जैसे कि नंबर ऑफ फेज 3, नंबर ऑफ पोल कितना है 16 है, ठीक है। नंबर ऑफ स्लॉट्स कितना है 144 एंड कंडक्टर पर स्लॉट कितना है सर? पर स्लॉट इज इक्वल टू फ्लक्स का वैल्यू कितना है 0.03 वेबर, ठीक है। एंड और जो स्पीड है स्पीड क्या है 75। तो ये सारे के सारे डेटा, ये सारे के सारे डेटा। तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 375 मल्टीप्लाइड बाय 16, नंबर ऑफ पोल कितना है 16, 112। तो कैलकुलेट करो, देखो इसका वैल्यू 375 Sir, 50 hertz. हट गया। तो इसका वैल्यू क्या है? तो हमारे यहाँ पर लाइन फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट नंबर टू में क्या है, हमें इंड्यूस्ड लाइन वोल्टेज को और फिर लाइन इंड्यूस्ड ईएमएफ को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम तो जानते हैं कि हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसका फॉर्मूला तो हमें मालूम है, जैसे कि एक बार लिख लेते हैं कि ईपी लिखते हैं, ठीक है, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज, और ईपीएच भी इसको लिख सकते हैं। क्या है 4.44 केपी डी एफ 5 हमारा मेन इक्वेशन। अब देखो यहाँ से कौन सा डेटा यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर फाई का वैल्यू दिया गया है, ओके, फाई का वैल्यू दिया गया है, और बाकी सारे का सारा जो वैल्यू है वो सारे का सारा वैल्यू हमें कैलकुलेट करना नहीं है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर आ गया है, तो केसी केडी एंड टी को फाइंड आउट। तो देखते हैं, पहले केडी को ही निकाल लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो होता है यहाँ पर, तो हम केडी कहते हैं। केडी का जो फॉर्मूले है क्या है बताओ? Sir, sin m beta by 2 by m sin beta by 2. sin m beta by 2 divided by m sin beta by 2। ये हमारा
डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर m क्या है, यहाँ पर m क्या है, m को हम क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं? स्लॉट्स पर पोल पर फेज सर। नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज, इसको हम m कहते हैं। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज कितना आएगा? सर 3। So 3. 3 आएगा। मतलब नंबर ऑफ स्लॉट कितना है? 144 ये तो टोटल स्लॉट्स है। तो पर पोल कितना स्लॉट्स होगा? ये टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स 144 है, 144, और यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स कितना है? 16 है। तो एक पोल के अंदर में कितना स्लॉट होगा? डिवाइडेड बाय 16। तो एक पोल के अंदर नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल कितना होगा? 144/60। एंड नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज, ये जो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल है ये तीनों फेज के लिए है।